नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सियासत की बात सच्चाई के साथ लेकर हाजिर हूं मैं अजीत। आज की खास पेशकश में बात होगी कल 7 फरवरी को होने वाली सुपर सियासत की। जी हां, 7 फरवरी यानी वो दिन जब दिल्ली में वोट पड़ेंगे, जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। आज सियासत की बात में हम समझेंगे कि आखिर दिल्ली के चुनाव भविष्य की सियासत के लिए अहम क्यों हैं, और इसके अलावा बात होगी बिहार की राजनीति में चल रही उठापटक की, जिसमें कल एक बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है। समझने की यह कोशिश करेंगे कि आखिर 7 फरवरी को सियासत की साढ़े साती नीतीश और मांझी में से किसके ऊपर शुरू होने वाली है। इन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हमारे संपादक वासिंद्र मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है वासिंद्र जी आपका। तो चलिए शुरू करते हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिल्ली चुनाव से। दिल्ली में वोटिंग होने में महज अब कुछ ही घंटे बाकी है और इस चुनाव पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुकाबला कांटे का है। अब सवाल ये कि आखिर इस चुनाव के मायने क्या हैं? क्या वाकई इस चुनाव के नतीजों को भविष्य की सियासत से जोड़कर देखा जाना चाहिए? प्रचार का शोर थम चुका है। दिल्ली के सियासी दंगल में उतरे सुरमा अब कुछ देर निजी जिंदगी में मशगूल दिख रहे हैं। कहीं आस्था की झलक दिख रही है तो कहीं अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की कोशिश। पिछले 15 दिनों की थकान उतारने में सब जुटे हैं, लेकिन दिल में घबराहट सबके है। कुछ वैसी ही जैसी अमूमन परीक्षा के एक दिन पहले किसी परीक्षार्थी की होती है, लेकिन ये परीक्षा सबसे बड़ी है, सबसे अलग है, सबसे दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि इसके नतीजे एक साथ कई संदेश देंगे, भविष्य की सियासत के लिए बुनियाद बनेंगे। दिल्ली छोटा राज्य जरूर है, लेकिन यहाँ के नतीजे देश भर में बने उस माहौल में ट्विस्ट ला सकते हैं जो दरअसल लोकसभा चुनाव 2014 के बाद बना है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा लगा कि कोई बीजेपी को टक्कर दे रहा है, वरना लोकसभा के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव में तो मुकाबले में कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। यानी 7 फरवरी का दिन अगर आम आदमी पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व का फैसला करेगा तो वहीं उस लहर की भी अग्नि परीक्षा होनी है जो दरअसल 1 साल से कईयों का असर खराब कर चुकी है। दिल्ली के दंगल में जिस तरह बीजेपी ने अपने धुरंधरों की फौज उतार दी, हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी से सीधी लड़ाई लड़ी है। वो ये बता रही है कि दरअसल असल मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच होने वाला है। लेकिन आखिरी दिनों में राहुल गांधी के रोड शो में उमड़ी भीड़ ये बता रही है कि कांग्रेस इस दफे कहीं छुपा रुस्तम साबित न हो जाए। अब दिल्ली की लड़ाई बहुमत की या सरकार बनाने तक नहीं रही, बल्कि दिल्ली की लड़ाई से कईयों की नाक और साख जुड़ गई है। जाहिर सी बात है, अगर दिल्ली में बीजेपी की जीत होती है तो कुछ नया नहीं होगा, बल्कि उस सिलसिले का एक्सटेंशन भर होगा जो सिलसिला 16 मई के बाद शुरू हुआ है। लेकिन अगर कहीं बीजेपी चूक जाती है तो यकीन मानिए आने वाले चुनावों के लिए इसका असर होना तय है, क्योंकि आखिर सवाल उस अश्वमेघ के घोड़े का है जिसके ऊपर देश नापने के गौरव के बाद राजधानी में ठिठकने की तोहमत लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे संपादक हैं वासिंद्र मिश्र और साथ ही न्यूज रूम से पवन नारा, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासिंद्र जी, ये जो कल चुनाव होने वाला है इसमें हर पार्टी की अगर बात करें तो हर की अहमियत उतनी ही होती है और हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा देती है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम रहा है पिछले दिनों दिल्ली का, उसमें बीजेपी, कांग्रेस और एएपी के लिए, इन तीनों के लिए किसकी अहमियत ज्यादा है, किसका स्टेक ज्यादा है, किसका दांव बहुत ज्यादा लगा हुआ है? देखिए अजीत, दिल्ली विधानसभा का चुनाव महज एक विधानसभा का चुनाव बन के नहीं रह गया है जी। दिल्ली विधानसभा का चुनाव एक तरह से मोदी सरकार के 7 महीने के कामकाज का रिफरेंडम के रूप में हो रहा है और पिछले लगभग 1 साल से
या हम कहें कि 8 महीने से दिल्ली में भी परोक्ष रूप से केंद्र का ही शासन था राज्यपाल के जरिए। तो हम कह सकते हैं कि 7 से 8 महीने के दौरान नरेंद्र मोदी के सरकार के जो कामकाज रहे हैं जी, उसका बनाम अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी, अरविंद केजरीवाल का अपना राजनैतिक समझ, अरविंद केजरीवाल के अपना चुनावी घोषणा पत्र, इसके बीच में चुनाव है। और निश्चित रूप से इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का स्टेक है तो वह नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। अगर यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसके लिए कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को कामयाबी मिली है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। लेकिन अगर बाई चांस किसी तरह से बीजेपी को यहां सफलता नहीं मिलती है तो इसका सीधा असर नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर पड़ेगा। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं 2016 में बिहार में और 2017 में उत्तर प्रदेश में, तो उन चुनावों पर भी इस दिल्ली विधानसभा के चुनाव के परिणाम का असर देखने को मिल सकता है। जी, पवन नारा हमारे साथ हैं, जी मीडिया संवाददाता। पवन, ये बताएं कि इससे पहले बहुत दिलचस्प मोड़ रहा है, कई मोड़ आए हैं चुनाव प्रचार के दरमियान, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दरमियान। अब जब निजी तौर पर मतदाताओं से मिल रहे हैं नेता, तो इसमें भी क्या वही सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, यानी विरोधियों पर निशाना ज्यादा, अपनी नीतियां कम, या फिर कुछ और बदलाव दिख रहा है? पवन जी, पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच के बदलाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने पिछली बार आम आदमी पार्टी को एक्नॉलेज तक नहीं किया था, ये भी गौर नहीं किया था कि वो मैदान जंग में है, लेकिन वो सरप्राइज फैक्टर निकल कर आए थे। अब की बार ठीक उसके उल्टा उन्होंने सीधे आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया, चाहे वो नरेंद्र मोदी की रैलियों में आम आदमी पार्टी का रेफरेंस हो या फिर अखबारों में छपे विज्ञापन जहां सीधे आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया गया। जैसा कि वाशिंद्र जी ने कहा कि बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा स्टेक है इस पे, नरेंद्र मोदी की साख है, वहीं अरविंद केजरीवाल के लिए उनका राजनीतिक भविष्य है। लेकिन एक और पार्टी है जिसको हम भूल रहे हैं, हम नहीं मतदाता भी भूलते दिखाई दे रहे हैं, वो है कांग्रेस पार्टी, जिसके अस्तित्व की बात है। क्योंकि कहा गया था कि एक झटका है पिछले चुनाव कांग्रेस के लिए, कांग्रेस बाउंस बैक करेगी, लेकिन अगर कांग्रेस बाउंस बैक नहीं करती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वो तबका या वो वोट बैंक छीना है जो आज तक 60-66 साल में कांग्रेस से कोई नहीं छीन पाया। और अगर वो तबका आम आदमी पार्टी के साथ जाता है और जिसके दम पर वो मोदी को चुनौती दे पाते हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। यानी अब की बार सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की पूरी नरेंद्र मोदी के साथ 190 सांसद, बड़े बड़े सितारे और वो सब आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस इसमें मूक दर्शक की बजाय मूक स्पेक्टेटर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, यानी मूक दर्शक है। जी, वासिन जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव आगे आने वाली सियासत को, इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत कुछ तय करेंगे, वो किस तरीके से पूरे देश की सियासत को ये नतीजे अलग ढंग से परिभाषित करेंगे और आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है देश की सियासत पर? देखिए अजीत, सबसे जो दिलचस्प बात देखने को मिली है दिल्ली विधानसभा चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान जी, कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक दूसरे के पुराने हथकंडे को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते नजर आए। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी के एक स्टेटमेंट को पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसको लहर के रूप में कन्वर्ट कर दिया और जो समाज के पिछड़े और दलित वर्ग का वोट था वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाकर गिर गया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी हमको कहती हैं कि हम नीच जाति से हैं, तो इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है अपनी बताने में कि हम नीच जाति से आते हैं। जबकि यह पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टंट था नरेंद्र मोदी का। परिणाम यह हुआ कि रिएक्शन में पूरा जो समाज का निचला तबका है वह भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर खड़ा हो गया। ठीक उसी तरह से इस दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विज्ञापन जारी होता है और उसमें कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल का जो गोत्र है वह उपद्रवी गोत्र है। अरविंद केजरीवाल ने उस एक शब्द को पकड़ के 1 मिनट भी देर नहीं की,
उसको पॉलिटिकल अपने माइलेज के में लेने में, और सीधे तौर पर बता दिया दिल्ली की जनता को कि वे बनिया समाज से आते हैं, अग्रवाल समाज से आते हैं। आज भी अगर हम नजर डालें तो जहां एक तरफ किरण बेदी गुरुद्वारे में जाके वहां सेवा करते नजर आ रही थीं, और वे परोक्ष रूप से जताने की कोशिश कर रही थीं कि उनका संबंध, उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो सिख समाज से है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक फुल पेज का विज्ञापन जारी हुआ दिल्ली के अखबारों में, जिसमें अपील की गई अग्रवाल समाज से कि वे आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को वोट दें। तो इसमें दो चीज बहुत मजेदार देखने को मिली है कि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल न चाहते हुए भी आमने सामने आ गए। अरविंद केजरीवाल शुरुआती दौर पर नहीं चाहते थे कि उनका मुकाबला सीधे नरेंद्र मोदी से हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने को पीछे रखा और केजरीवाल के मुकाबले नरेंद्र मोदी को लाकर खड़ा कर दिया। मजबूरन न चाहते हुए भी केजरीवाल बनाम मोदी का ये पूरा का पूरा चुनाव हो गया, और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेके उनके तमाम बड़े नेता वेंकैया नायडू शरीखे ये बताने से नहीं थक रहे हैं कि अगर दिल्ली चुनाव के परिणाम जो आए वह केंद्र सरकार के प्रति रेफरेंडम नहीं होंगे। यानी उनके मन में कहीं न कहीं इस बात का डर है कि अगर किसी वजह से दिल्ली के चुनाव परिणाम नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं आए तो मोदी विरोधियों को एक मौका मिलेगा पूरे देश में घूमकर जन जागरण अभियान चलाने का और यह बताने का कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आई है। तो ये जो फैक्टर है, इन सब को किस तरीके से विज्ञापन में लगातार रखा गया और उसका जो असर रहा, पवन ये बताइए कि जो मतदाता है उसे क्या मिला? यानी जिस तरह से कैंपेन या आगे बढ़ा, उससे पहले की अगर बात करें, बहुत सारी उम्मीदें थीं इस विधानसभा चुनाव से भी कि एक स्तर, एक मानक तय होगा इस बार चुनाव में, और प्रचार के दरमियान हो या फिर उसके बाद भी सरकार में। लेकिन प्रचार में ही बहुत कुछ वो दांवपेच जो अभी वासिन जी ने बताए और जो लगातार मतदाताओं ने देखा, उन सब का असर क्या हुआ? उन दांवपेचों से लोग, यहाँ के आम मतदाता, वो उसे किस दिशा में लेते हुए जान पड़े? जी बिल्कुल, वासिंदर जी ने ठीक कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा ना चाहते हुए भी अरविंद केजरीवाल के सामने हो गया। आपको बता दें कि जब बीजेपी ने इंटरनल सर्वे करवाया तो सबसे पहला सवाल जो दिल्ली की जनता ने कहा कि नरेंद्र मोदी तो ठीक है केंद्र में हो गए, दिल्ली के लिए कौन? और जब ये सवाल पूछा गया तो उनके पास ऐसा कोई फेस नहीं था जो अरविंद केजरीवाल के सामने रखा जा सके, और यही वजह थी कि किरण बेदी का चेहरा लाया गया। हालांकि उससे कितना फायदा हुआ ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह की रुझान दिखाई दिए उसमें केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी करने की कोशिश की गई, लेकिन मोदी का कद जो इतना बड़ा था वो किरण बेदी के चेहरे के पीछे छुप पाना मुश्किल था। यानी बीजेपी जो चाहती थी किरण वर्सेस केजरीवाल करने की, वो नहीं हुआ, केजरीवाल वर्सेस मोदी हुआ। और जहां तक फायदे की बात है, मुद्दों की बात है, तो बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट बहुत देर से जारी किया और अरविंद केजरीवाल 70 विधानसभा सीटों में दिल्ली डायलॉग्स के साथ एक अपना मैनिफेस्टो लेके आए, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कुछ मुद्दा था। और बिजली, पानी और भ्रष्टाचार, ये मुद्दे ऐसे थे जो पिछले चुनाव में भी थे, अब की बार भी थे, और यही वो मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करने की कोशिश की गई। लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के 49 दिनों के दौरान उनका बिल कम हुआ, उन्हें राहत मिली, तो कहीं ना कहीं बिजली और पानी का जो मुद्दा था वो सबसे बड़ा फैक्टर है। अब की बार दोनों तरफ से छूट बार्गेन नहीं हुई कि 30% या 50%। मोदी जी ने कनेक्शन पोर्टेबिलिटी का फॉर्मूला दिया तो अरविंद केजरीवाल ने छूट का। अब वोटर्स को डिसाइड करना है 7 तारीख को कि कौन सा ऑफर उन्हें अच्छा लगा। दिल्ली चुनाव की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार भले ही थम गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आज बीजेपी ने लगभग सभी अखबारों में विज्ञापन छपवाया है, जिसमें केंद्र सरकार की 8 महीनों की उपलब्धियां बताई गई हैं और साथ में पीएम मोदी की एक चिट्ठी भी छापी गई है। इस विज्ञापन के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने विज्ञापनों पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने जहां इस विज्ञापन पर हुए खर्च को लेकर सवाल उठाया है, तो कांग्रेस ने भी इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। आज बीजेपी ने करीब करीब सभी अखबारों में ऐड छपवाए हैं और इन विज्ञापनों में केंद्र सरकार के 8 महीनों की उपलब्धियां शामिल की गई हैं। आपको बताएं कि नियम के मुताबिक चुनाव आचार संहिता में प्रिंट मीडिया के विज्ञापन पर पाबंदी नहीं है।
आज दिल्ली के सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे बीजेपी के बड़े बड़े ऐड आए हैं। ये विज्ञापन बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इसमें खर्च होते हैं। पहली बात, बीजेपी के पास इतना भारतीय जनता पार्टी के इश्तेहार से तो ऐसा लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना चाहते। आम आदमी पार्टी की तरफ से इग्नोरेंस है, उनको कानून के बारे में, पोल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। या वैसे विज्ञापन छपवाने में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी आगे है। बीजेपी के विज्ञापन खर्च पर सवाल उठाने वाली आम आदमी पार्टी के समर्थन में भी एक विज्ञापन अखबारों में छपा है, जिसे जमींदारा पार्टी की राजस्थान से विधायक कामिनी जिंदल सिंगला के नाम से छपवाया गया है। इसमें केजरीवाल के लिए वोट की अपील की गई है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में यह लिखा गया है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग नहीं, जिद है। अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। हर जगह ना सिर्फ अखबारों में बल्कि टीवी चैनलों में, बल्कि बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जिसमें झूठ है। दाल और गोभी के दाम, सब्जी मंडी में कोई चला जाए वो बता देगा कि जो दाम लिखे हैं भाजपा सरकार के टाइम के वो गलत हैं। बाकायदा झूठा प्रोपेगेंडा करने वाली आम आदमी पार्टी ये कह रही है बीजेपी और किसी भी और पार्टी को। मुझे शर्म आती है इस बात को लेकर। वासिन जी, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में जो प्रचार वार चला है उसे आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों ने इस चुनाव में रुपया खर्च किया है, बेतहाशा रुपया खर्च किया गया है जी। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जरिए जितना रुपया खर्च हुआ है, शायद उतना रुपया कांग्रेस पार्टी की तरफ से खर्च नहीं हुआ है। और जिस पॉलिटिकल मोरालिटी की बात बीजेपी कर रही है और अरविंद केजरीवाल को फंडिंग के सवाल पर घेरने की कोशिश कर रही है जी। तो उसी पॉलिटिकल मोरालिटी के तहत बीजेपी भी खुद को कटघरे में खड़ी पा सकती है अगर वह ईमानदारी से उसको जो फंड मिले हैं उसका सोर्स देश की जनता को बता दे। तो जहां तक रही बात पारदर्शिता की या फंडिंग की, तो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को तमाम तरह के ऐसे फंड मिले हैं जिसका सोर्स बताने में भारतीय जनता पार्टी खुद को असमर्थ महसूस कर रही है। तो ऐसी पार्टी जो कि खुद अननोन सोर्सेज से सैकड़ों करोड़ रुपया चुनाव में पानी की तरह बहा चुकी है, वह पार्टी अरविंद केजरीवाल पर फंडिंग के मामले में कैसे गंभीर आरोप लगा सकती है और इसके पीछे उसको मॉरल राइट क्या है। दूसरी बात कि जितना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अरविंद केजरीवाल के तरफ से कैंपेनिंग देखने को मिली है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, शायद उसके तुलना में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतना सशक्त ऑर्गेनाइज्ड कैंपेनिंग नहीं रही। इसीलिए जब कभी भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई मुद्दा अरविंद केजरीवाल पर उछाला तो विद इन सेकेंड केजरीवाल या उनके समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के उस मुद्दे का करारा जवाब दिया और इसका असर ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिला कि आज ये दोनों पार्टियां बिल्कुल बराबर के टक्कर में देखने को मिल रही हैं। जी, यानी मोरालिटी की बात होती रही और लोग उम्मीद करते रहे, लेकिन इस तरह का नजर आया नहीं और लोगों की उम्मीदें कम हुई, जाहिर तौर पर टूटी हैं।